नमस्कार विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे दूसरा अध्याय जिसका नाम है शक्ति, सत्ता और वैधता। तो पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी न्याय के बारे में। उसके बाद जो दूसरा अध्याय है आपके खंड आ का, उस अध्याय का नाम है शक्ति, सत्ता और वैधता। तो आज हम चैप्टर के विषय में चर्चा करेंगे। ये तीन कॉन्सेप्ट हैं और आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी, लेकिन सबसे पहले हम एक एक करके तीनों कॉन्सेप्टों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद में तीनों के अंतर संबंधों को समझने का भी प्रयास करेंगे। तो इसी श्रृंखला में आज हम जिस कॉन्सेप्ट को, जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं, वो टॉपिक आपके सामने यहाँ प्रेजेंट हो रहा है, शक्ति या पावर। सबसे पहले हमें शक्ति या पावर के विषय में ज्ञात होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है, क्योंकि अमूमन सामान्यतः हम इस शक्ति शब्द का प्रयोग आम बोलचाल में करते रहते हैं। जब भी हम कहते हैं कि भाई दूसरा हमारे ऊपर अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला जो इसमें बिंदु है वो समझने वाला ये है कि शक्ति जो है, क्योंकि राजनीति विज्ञान के दो रूप हैं, परंपरागत राजनीति विज्ञान और एक आधुनिक राजनीति विज्ञान, जैसा कि तुमने कक्षा 11 में भी अध्ययन किया होगा। तो शक्ति की जो संकल्पना है, शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, शक्ति की जो अवधारणा है, वो आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषता है, ये परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता नहीं है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि शक्ति आधुनिक राजनीति विज्ञान की अवधारणा है। और आधुनिक राजनीति विज्ञान में सबसे पहला विचारक जिसने शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया या शक्ति की संकल्पना प्रस्तुत की, उन विचारक का नाम है मैकियावेली। क्योंकि पाश्चात्य राजनीतिक, आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो शुरुआत है वो मैकियावेली के साथ होती है, और मैकियावेली प्रथम विचारक है जिसे शक्ति या पहला शक्तिवादी विचारक भी कहा जा सकता है। तो मैकियावेली राजनीति विज्ञान में प्रथम शक्तिवादी विचारक कहलाता है। तो अगर आपसे एक नंबर का ये प्रश्न पूछा जाए कि राजनीति विज्ञान में प्रथम शक्तिवादी विचारक किसे माना जाता है, तो प्रथम शक्तिवादी विचारक में नाम आएगा मैकियावेली। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो आपको याद रखना है कि हॉब्स, मैकियावेली के पास में टॉमस हॉब्स ये समझौतावादी विचारक थे, क्योंकि समझौतावादी विचारकों में तीन विचारक आते हैं, जैसा आपने पिछली क्लास में भी अध्ययन किया था, हॉब्स, लॉक और रूसो। तो हॉब्स ने एक ग्रंथ लिखा, एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का नाम था लेवियाथन। बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रसिद्ध ग्रंथ है हॉब्स का, जो 1651 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो 1651 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ लेवियाथन ग्रंथ, इस ग्रंथ में हॉब्स ने शक्ति की संकल्पना प्रस्तुत की और राजनीति के विज्ञान के क्षेत्र में शक्ति के महत्व को रेखांकित किया था। तो दूसरा विचारक हॉब्स है जिसे राजनीति विज्ञान में शक्ति के महत्व को रेखांकित किया था। इसके बाद अगर आधुनिक राजनीति विज्ञान में शक्ति सिद्धांत के अन्य समर्थकों की अगर हम चर्चा करें, तो इन समर्थकों में नाम आते हैं चार्ल्स मैरियम के बाद कैटलीन, अगला विचारक है लॉशबे, इसके बाद में मार्गेनथाउ। ये सब वो विचारक हैं जिन्हें शक्तिवादी विचारक के नाम से जाना जाता है। ये राजनीति विज्ञान में शक्ति अवधारणा के समर्थक विचारक हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजनीति विज्ञान में शक्ति सिद्धांत के समर्थक किन्हीं दो विचारकों के नाम लिखिए, तो आप इनमें से किन्हीं दो विचारकों के नाम लिख सकते हैं, चार्ल्स मैरियम, कैटलीन, लॉशबे या मार्गेनथाउ का आप उदाहरण दे सकते हैं। इसके बाद अब हम चर्चा करें कि शक्ति, जिस कॉन्सेप्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं, इस शक्ति का अर्थ क्या है। तो आपको पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे मनुष्य से अपनी इच्छा के अनुसार कोई कार्य करा ले, तो वो शक्ति कहलाती है। तो इसलिए अगर हम परिभाषा में इसको सीमित करना चाहें, तो शक्ति का मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार दूसरे मनुष्यों से कार्य
कराने की क्षमता शक्ति कहलाती है। दूसरे शब्दों में, अगर आसान शब्दों में हम कहना चाहें, तो अगर मनुष्य अपनी इच्छा से दूसरे मनुष्यों से अपने अनुकूल कोई कार्य करा ले और वो मनुष्य उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो आप में जो क्षमता है कार्य कराने की, वो क्षमता क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। जैसे आपको पता है कि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के प्रभाव में आकर के कोई काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें उस व्यक्ति में कार्य कराने की क्षमता विद्यमान है, और यही क्षमता क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। शक्ति सिद्धांत के समर्थन में अगर हम चर्चा करें तो कैथरीन का हम सबसे पहले नाम लेते हैं, क्योंकि कैथरीन ये कहता है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानने वाला विचारक कौन है? राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, कैथरीन। ये कैथरीन की परिभाषा है, काफी महत्वपूर्ण परिभाषा है, 1 नंबर में पूछी जा सकती है आपसे। इसके बाद में लॉसवेल ने भी शक्ति सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए पुस्तक लिखी थी। बहुत ही फेमस पुस्तक है, पॉलिटिक्स हू गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। पुस्तक का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, पॉलिटिक्स हू गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, यानी राजनीति कौन, क्या, कब, कैसे प्राप्त करता है। इस नाम से पुस्तक लिखी लॉसवेल ने, महत्वपूर्ण पुस्तक है, पूछी जा सकती है। उसमें उन्होंने राजनीति विज्ञान में शक्ति को प्रमुख विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया था। अगर एक और विचारक जिसके बारे में हम चर्चा करें शक्ति सिद्धांत के समर्थकों में, तो वो विचारक आते हैं मैकाइवर, जिनकी एक फेमस पुस्तक है द वे ऑफ गवर्नमेंट, और इस पुस्तक में भी मैकाइवर ने शक्ति सिद्धांत की व्याख्या की और शक्ति की परिभाषा देते हुए कहा है कि शक्ति ऐसी क्षमता है जिसके आधार पर आप दूसरों से कोई भी कार्य लिया जाता है या आज्ञा पालन कर जाता है। आप दूसरों से कोई भी कार्य करा लेते हैं या अपनी आज्ञा का पालन करा लेते हैं, तो इसका मतलब आप उस व्यक्ति पर शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। एक और परिभाषा अगर हम देना चाहें शक्ति सिद्धांत की, तो एक और परिभाषा में आप उतार लीजिएगा, उसके बाद में मैं एक और परिभाषा की चर्चा करूंगा। तो शक्ति सिद्धांत के बारे में एक और परिभाषा जो दी जाती है वो ऑर्गेन्स्की की। ऑर्गेन्स्की ने कहा है, ऑर्गेन्स्की ने शक्ति की परिभाषा देते हुए कहा है कि दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुरूप प्रभावित करने की क्षमता, अपने लक्ष्यों के अनुरूप प्रभावित करने की क्षमता शक्ति है। दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुरूप प्रभावित करने की क्षमता शक्ति है, ये ऑर्गेन्स्की ने परिभाषा दी है। और इसी श्रृंखला में एक अंतिम परिभाषा और आपको याद रखनी है, जो है रॉबर्ट वाइस्ट्रेट। और रॉबर्ट वाइस्ट्रेट पर शक्ति की परिभाषा देते हैं कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। ये परिभाषा दी है रॉबर्ट वाइस्ट्रेट ने। तो सबसे पहले हमने ये जानने का प्रयास किया कि शक्ति का अर्थ क्या है। शक्ति को विभिन्न विचारकों ने जो परिभाषित किया है, उन परिभाषाओं को यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। तो यहाँ 2-4 महत्वपूर्ण बिंदु है, दोबारा मैं रिकॉल कर रहा हूँ, आप ध्यान देने का प्रयास करें। कि सबसे महत्वपूर्ण बात तो कि शक्ति जो है वो आधुनिक राजनीति विज्ञान की संकल्पना है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में शक्ति का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये आधुनिक राजनीति विज्ञान का कॉन्सेप्ट है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आधुनिक राजनीति विज्ञान में सबसे पहला विचारक जिसे प्रथम शक्तिवादी विचारक होने का श्रेय दिया जाता है, वो विचारक है मैकियावेली। इसके बाद में हमने चर्चा की कि थॉमस हॉब्स ने भी 1651 में अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था लेवियाथन, और इस पुस्तक में भी उन्होंने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में शक्ति के महत्व को रेखांकित किया था। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में शक्ति सिद्धांत के समर्थकों विचारकों की अगर आप बात करें तो मैंने आपको नाम गिनाए थे, चार्ल्स मैरियम, कैथरीन, लॉसवेल,
मार्गेंथाउ, ये सभी विचारक जो हैं वो शक्तिवादी विचारक के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से कुछ विचारकों की परिभाषाओं को भी हमने समझने का प्रयास किया था। तो इन परिभाषाओं में सबसे पहले हमने कैटलिन की परिभाषा ली थी। कैटलिन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। लॉस्वेल जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स, हू, गैट, व्हाट, व्हेन एंड हाउ। राजनीति कौन, क्या, कैसे प्राप्त करता है, ये इस नाम से पुस्तक लिखी। उसमें भी उन्होंने शक्ति के महत्व को रेखांकित करने का प्रयास किया। मैकआइवर जिन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम था द वेब ऑफ गवर्नमेंट, उस पुस्तक में शक्ति को परिभाषित करने का प्रयास किया था। इस पर भी हमने चर्चा की। और मैकआइवर के बाद में ऑर्गेन्स्की, उन्होंने कहा दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुरूप प्रभावित करने की क्षमता शक्ति है। और उसके बाद में अंतिम परिभाषा रॉबर्ट बॉयस ने, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। और सामान्य रूप से आपको शक्ति को एक्सप्लेन करना हो तो अगर हम दूसरे मनुष्यों से अपने इच्छानुसार कोई कार्य करा लेते हैं तो ये क्या कहलाती है, ये शक्ति कहलाती है। तो यहाँ पर हमने शक्ति के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया था। अब इसके अगली श्रृंखला में या अगले चरण के रूप में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि शक्ति की कई समानार्थक शब्द शक्ति के संदर्भ में हमें सुनाई देते हैं या उनको एक्सप्लेन करना आवश्यक है। तो वो शब्द है, जैसे आपने एक बार सुना होगा कि शक्ति, पावर, और एक शब्द होता है बल। तो ये आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में, पहले भी प्रश्न आ चुका है, फिर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि साहब शक्ति और बल में क्या अंतर है। शक्ति जैसा कि आप जानते हैं पावर, और बल होता है फोर्स। अब ध्यान दें इन दोनों में अंतर क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है शक्ति और बल में। तो एक छोटा सा अंतर आप याद रखें, शक्ति जो है वो छुपा हुआ बल है। शक्ति जैसे रॉबर्ट आइंस्टाइन की परिभाषा याद करो, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि इसका वास्तविक प्रयोग। शक्ति तो छुपा हुआ बल है, जब हम उसका प्रयोग वास्तविक रूप से कर देते हैं तो वो बल में परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब बल शक्ति का प्रकट रूप है। शक्ति ये प्रच्छन्न है, छुपा हुआ बल है, और बल जो है वो उसका प्रकट रूप है, शक्ति का प्रकट रूप है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण आपके सामने मैं देता हूं। आपको पता है एक टीचर जो अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को अध्ययन कर रहा है, वो टीचर के पास में ये शक्ति होती है कि वो विद्यार्थी को दंडित कर सकता है, उसे क्लास से बाहर निकाल सकता है। ये क्षमता उसके अंदर विद्यमान है, हालांकि वो उसका प्रयोग नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्षमता हमेशा उसके अंदर विद्यमान रहती है। इसका मतलब उसके अंदर वो शक्ति विद्यमान है, क्षमता है, इसलिए हमें उसे शक्ति कहा। लेकिन जब वो किसी शरारती विद्यार्थी को दंडित करने के लिए उसे क्लास से बाहर निकाल देता है, तो आपको पता है कि उसने किसका प्रयोग किया, बल का प्रयोग किया। तो शक्ति किसमें परिवर्तित हो गई, बल में परिवर्तित हो गई। इसका मतलब हमें दिखाई दे रहा है, बल दिखाई देने वाला रूप है, क्योंकि वो टीचर उस विद्यार्थी पर उस शक्ति का भौतिक रूप से प्रयोग कर रहा है। तो इसका मतलब एक पहला अंतर तो ये हो गया, ये प्रच्छन्न है, ये छिपा हुआ बल है शक्ति, और बल जो है वो उसका प्रकट रूप है। जब टीचर ने अपने विद्यार्थी पर उस बल का भौतिक रूप से प्रयोग कर दिया तो वो उसका प्रकट रूप हो गया, और इसी को हमने बल की संज्ञा दी। तो शक्ति और बल में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। एक दूसरा महत्वपूर्ण अंतर आपको ये ध्यान रखना है कि शक्ति जो है वो मनोवैज्ञानिक तत्व है, जबकि बल जो है वो उसका भौतिक रूप है, क्योंकि ये अंदर क्षमता विद्यमान है हमारे अंदर दंडित करने की, लेकिन हमने अगर दंड का प्रयोग कर दिया तो भौतिक रूप हो गया और यही बल में परिवर्तित हो गया। तो ये बेसिक अंतर है शक्ति और बल में। कई बार 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, 2 अंतर पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि शक्ति प्रच्छन्न बल है, बल शक्ति का प्रकट रूप है। हमेशा शक्ति में बल छुपा हुआ रहता है, और जब उसका वास्तविक रूप से प्रयोग कर दिया जाता है तो वो बल में परिवर्तित हो जाता है। शक्ति मनोवैज्ञानिक होती है क्योंकि अंतर्निहित होती है, जबकि बल जो है तो भौतिक रूप से दिखाई देने वाला उसका रूप होता है। तो यहाँ हमने शक्ति और बल में अंतर करने का, स्पष्ट करने का प्रयास किया। अगला एक छोटा सा अंतर और हम यहाँ पर करेंगे, और वो है शक्ति और प्रभाव में अंतर। ध्यान दें, ये भी कई बार छोटा सा प्रश्न पूछ लिया
क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे सिमिलर शब्द हमें दिखाई देते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि शक्ति और प्रभाव में अंतर ये होता है कि शक्ति जो होती है वो दमनकारी होती है। शक्ति कैसी होती है? दमनकारी होती है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे व्यक्ति का दमन करती है, उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे कोई कार्य करवाया जा रहा है, उसकी इच्छा नहीं। अगर स्टूडेंट कक्षा में बैठा हुआ है, छात्र कक्षा में बैठा हुआ है और उसकी पढ़ने की इच्छा नहीं है, लेकिन जबरदस्ती उससे कोई काम करवाया जा रहा है, इसका मतलब उसका दमन किया जा रहा है उसकी इच्छाओं का, ये शक्ति दमनकारी होती है। जबकि प्रभाव क्या होता है? प्रभाव जो होता है वो संबंधात्मक होता है। संबंधात्मक क्यों होता है? क्योंकि प्रभाव व्यक्ति प्रभावित होकर के स्वेच्छा से कार्य करता है। आप उदाहरण के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि आपने देखा होगा कि आप एक उदाहरण लेकर के चले कि एक महात्मा जो होता है, वो महात्मा जब कहीं आता है तो लोगों में उसका इतना अधिक प्रभाव होता है कि लोग स्वयं उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। वो कोई शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है, वो जबरदस्ती व्यक्तियों को प्रभावित नहीं कर रहा है, वो जबरदस्ती लोगों को बुला नहीं रहा है, लेकिन लोग उनसे प्रभावित होकर के जो है उनकी ओर खींच जाते हैं। ये प्रभाव होता है, तो शक्ति का रूप दमन का होता है, जबकि प्रभाव जो होता है वो कैसा होता है? वो संबंधात्मक होता है। ये शक्ति और प्रभाव में मुख्य रूप से अंतर होता है। दूसरा, शक्ति जो है वो अप्रजातांत्रिक होती है, क्योंकि जब दमनकारी चीज जो होती है वो हमेशा अलोकतांत्रिक होती है, वो कभी लोकतांत्रिक नहीं होती। जबकि प्रभाव जो होता है वो लोकतांत्रिक होता है, क्योंकि लोकतंत्र वही होता है जब व्यक्ति अपनी मर्जी से कार्य करता है, अपनी सहमति से कार्य करता है। और चूंकि प्रभाव में व्यक्ति स्वयं प्रभावित होता है, अपनी इच्छा से प्रभावित होता है, इसलिए आपको पता है कि ये लोकतांत्रिक होता है। अगर उदाहरण के रूप में समझना चाहें तो आपको ध्यान रखना है कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीयों पर जो प्रयोग किया वो शक्ति का प्रयोग किया था, क्योंकि उन्होंने भारतीयों पर दमन किया था। जबकि गांधी जी से लोग स्वयं प्रभावित हुए थे, तो गांधी जी का प्रभाव था और अंग्रेजों की शक्ति थी। इसके द्वारा आप शक्ति और प्रभाव में अंतर समझने में कहीं ना कहीं आप जो है स्पष्टता आ गई होगी आपके अंदर कि शक्ति प्रभाव और शक्ति बल में क्या अंतर है। तो ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने छोटे छोटे स्पष्ट करने का जो है प्रयास किया था, शक्ति और बल में अंतर और शक्ति और प्रभाव में। अब इसके बाद में जो शक्ति का अगला कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है शक्ति के रूप, क्योंकि शक्ति के प्रमुख रूप से जो रूप होते हैं उन रूपों को मैं यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। वो 3 रूप होते हैं। पहले रूप को हम नाम देते हैं, शक्ति के रूपों को हम चर्चा करें तो पहला जो रूप है शक्ति का वो है राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति। दूसरा रूप है शक्ति का आर्थिक शक्ति, और तीसरा रूप है शक्ति का जिसे हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक शक्ति। तो शक्ति के कितने रूप हुए? 3 रूप हुए। ध्यान दें दोबारा, पहला रूप राजनीतिक शक्ति, दूसरा रूप आर्थिक शक्ति और तीसरा रूप मनोवैज्ञानिक शक्ति। अब शक्ति के इन तीनों रूपों में मुख्य रूप से क्या अंतर है ये समझने का आप यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो देखिए, राजनीतिक शक्ति आपको ध्यान देना है कि समाज के जो महत्वपूर्ण संसाधन, समाज के महत्वपूर्ण संसाधन, अब महत्वपूर्ण संसाधन से यहाँ मतलब क्या है? जैसे पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, समाज को सब महत्वपूर्ण, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि ये चीज उनको मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, पुरस्कार मिले। तो इनका आदि का समाज में वितरण, यानी समाज में इनका क्या किया जाए? बंटवारा किया जाए, विभिन्न वर्गों के मध्य में इनका बंटवारा किया जाए। तो इसका मतलब वो राजनीतिक शक्ति का कौन सा रूप है? राजनीतिक रूप है। आपको पता है कि आपने देखा होगा बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार चलाती है, उनका उद्देश्य ये है कि समाज के विभिन्न वर्गों में इन संसाधनों का बंटवारा किया जाए, और ये सरकार की शक्ति का एक स्रोत है। ये शक्ति कहलाती है राजनीतिक शक्ति। दूसरा शक्ति का जो रूप होता है वो है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति का मतलब होता है कि उत्पादन और वितरण के साधनों
तथा धन संपदा पर संपूर्ण समाज का, या हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास में उत्पादन और वितरण के साधनों और धन संपदा पर जिस व्यक्ति का अधिकार होता है उसे हम कहते हैं आर्थिक शक्ति, यानी वो आर्थिक शक्ति का प्रयोग कर रहा है। जैसे आपको पता है कि कुछ समय पहले तक दुनिया में अमेरिका का दबदबा था, तो अमेरिका के पास में डॉलर क्योंकि उसका करेंसी थी, उसके बल पर उसने दुनिया के सभी देशों को अपने अधीन करने का प्रयास किया। उस डॉलर की सहायता के माध्यम से, आर्थिक सहायता के माध्यम से दुनिया के सभी देश अमेरिका के पिछड़े बन गए। ये उसकी आर्थिक शक्ति का उदाहरण था। ध्यान दें। इसी तरह आज चाइना जो है वो आर्थिक रूप से उसके पास में दुनिया में अधिकांश संसाधनों पर चाइना का अधिकार है। आपने देखा होगा बहुत सारी वस्तु ऐसी हैं हमारे देश में भी हैं जो कि चाइना से आ रही हैं, चाइना का माल है। इसका मतलब वो अपनी आर्थिक शक्ति के बल पर और दुनिया पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है। तो वो आर्थिक शक्ति का एक उदाहरण है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जिसे हम कहेंगे मनोवैज्ञानिक शक्ति। मनोवैज्ञानिक शक्ति का मतलब होता है विचारों के आधार पर लोगों के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करना। विचारों के आधार पर लोगों के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करना, ये कहलाती है मनोवैज्ञानिक। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। आपने देखा होगा आज विचारधारा का मतलब यह है कि आज दुनिया में दो तरह की विचारधाराओं का बोलबाला हुआ दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। एक उदारवादी विचारधारा थी, एक समाजवादी विचारधारा थी, और उस विचारधारा के जो कॉन्सेप्ट थे उन्होंने लोगों को प्रभावित किया। तो जो देश उदारवाद से प्रभावित थे वो अमेरिका के ग्रुप में शामिल हो गए, जो देश समाजवाद की विचारधारा से प्रभावित थे वो सोवियत संघ के ग्रुप में शामिल हो गए। और दुनिया में इन देशों ने इसी विचारधारा के आधार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। ये उनकी कौन सी शक्ति का उदाहरण है? ये उनकी मनोवैज्ञानिक शक्ति का उदाहरण है। तो तीनों जो शक्ति के रूप हैं इनमें बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। राजनीतिक शक्ति जो है वो ये मांग करती है कि समाज के महत्वपूर्ण संसाधनों पर, समाज के महत्वपूर्ण संसाधनों का जैसे पद, पुरस्कार, प्रतिष्ठा आदि का समाज में वितरण होना चाहिए। जबकि आर्थिक शक्ति ये कहती है कि जिसके पास में उत्पादन और वितरण के साधनों पर जिसका अधिकार है, अर्थव्यवस्था पर जिसका अधिकार है, वो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होता है। जबकि मनोवैज्ञानिक शक्ति ये मांग करती है कि विचारों के आधार पर अगर हम लोगों के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित कर दें तो वो मनोवैज्ञानिक शक्ति का उदाहरण होता है। तो ये शक्ति के तीन रूपों को यहाँ पर हमने शक्ति वाले कॉन्सेप्ट में समझने का प्रयास किया था। इसके बाद अंतिम रूप से इस शक्ति सिद्धांत में हम जो चर्चा करेंगे, जो अंतिम हमारा शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत टॉपिक है वो है शक्ति की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पावर। शक्ति की संरचना। अब ध्यान दें, शक्ति की संरचना को लेकर के राजनीति विज्ञान में और विशेष रूप से आपकी किताब में, आपके सिलेबस में 4 तरह के सिद्धांत आपको पढ़ने को मिलेंगे। उन चारों तरह के सिद्धांतों का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। चारों सिद्धांतों को स्पष्ट करने का मैं यहाँ पर प्रयास करूंगा। पहले सिद्धांत को नाम देते हैं हम वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। शक्ति की संरचना में जो पहला सिद्धांत है वो है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, और दूसरा जो सिद्धांत है वो कहलाता है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत है वो कहलाता है नारीवादी सिद्धांत, और चौथा जो सिद्धांत है वो कहलाता है बहुलवादी सिद्धांत। तो शक्ति की संरचना को लेकर के 4 तरह के सिद्धांत है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अमूमन रूप से इनमें से कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शक्ति के वर्ग रूप के सिद्धांत को समझाइए, या विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत को समझाइए, या नारीवादी सिद्धांत को समझाइए, या बहुलवादी सिद्धांत को समझाइए। सबसे पहले तो आपको ये नाम जो है सिद्धांतों के, ये अपने आप ही डिफाइन कर रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है। आप थोड़ा सा इनके नाम पर फोकस करोगे तो इनका अर्थ भी क्लियर हो जाएगा। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, ये सिद्धांत सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, एक विचारधारा है मार्क्सवादी विचारधारा। तो ये मार्क्सवादी विचारधारा की देन,
वर्ग सिद्धांत को देने का श्रेय किसको है? मार्क्सवादी। मार्क्सवादी विचारधारा क्या होती है आगे जब चैप्टर आएगा जब हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि वर्ग का सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान ने किसे दिया? मार्क्सवादी विचारधारा। वर्ग सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि समाज में दो वर्ग का सिद्धांत मानता है कि समाज में कितने वर्ग हैं? दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग को उसने नाम दिया है पूंजीपति वर्ग और दूसरे वर्ग को नाम दिया है मजदूर वर्ग। ध्यान दें, पूंजीपति वर्ग का दूसरा जो नाम है वो है बुजुर्गा वर्ग, ये बुजुर्गा वर्ग कहलाता है। और मजदूर वर्ग को दूसरा नाम देते हैं हम सर्वहारा वर्ग। तो वर्ग का सिद्धांत मार्क्सवाद की देन है। उनके अनुसार समाज में दो वर्ग होते हैं, एक को नाम दिया है पूंजीपति वर्ग जिसे बुजुर्गा वर्ग भी कहा जाता है, दूसरे को नाम दिया है मजदूर वर्ग जिसे सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा की मानता है कि समाज में इन दोनों वर्गों के मध्य यानी पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग, इन दोनों वर्गों के मध्य में हमेशा संघर्ष चलता रहता है जिसे उन्होंने नाम दिया है वर्ग संघर्ष। ये संघर्ष क्यों चलता है? क्योंकि जितने भी आर्थिक साधन हैं, जितने भी उत्पादन और वितरण के साधन हैं, उन सब पर किसका अधिकार है? पूंजीपति वर्ग का अधिकार, बुजुर्गा वर्ग का अधिकार। और ये वर्ग मजदूर वर्ग का शोषण करता है। तो दो वर्ग हो गए, पूंजीपति वर्ग जो शोषक वर्ग है और मजदूर वर्ग जो शोषित वर्ग है। तो इस वर्ग संघर्ष में पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का शोषण करता है और संपूर्ण संसाधनों पर पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य स्थापित हो जाता है और उस वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। इसलिए इसे नाम दिया गया है वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत। तो वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत का मतलब समाज में दो वर्ग, एक पूंजीपति वर्ग एक मजदूर वर्ग, जिसे पूंजीपति वर्ग को बुजुर्गा वर्ग भी कहा जाता है और मजदूर वर्ग को सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं। और ये पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का क्या करता है? शोषण करता है, क्योंकि उत्पादन और वितरण के साधनों पर इस पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य होता है और वह संपूर्ण समाज व्यवस्था पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। इस सिद्धांत को नाम दिया जाता है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत और इसे देने का श्रेय है मार्क्सवाद। ठीक है, तो ये पहला शक्ति की संरचना में जो पहला सिद्धांत है वो सिद्धांत है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत को हम नाम दे रहे हैं विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। समझने का प्रयास करें। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि समाज का अगर हम विभाजन करें तो इसे दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मार्क्स के वर्ग के सिद्धांत और विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है। ये दो वर्ग जो होंगे इसमें एक वर्ग होगा विशिष्ट वर्ग और दूसरा वर्ग होगा सामान्य जन वर्ग। अब ये जो इन्होंने विभाजन किया है, यहाँ जो विभाजन था वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत में वो आर्थिक आधार पर, लेकिन यहाँ पर जो विभाजन है वो प्रत्येक आधार पर। ये सिद्धांत मानता है कि जितने भी राजनीतिक आर्थिक सामाजिक जितने भी अधिकार हैं वो सब अधिकार इस विशिष्ट वर्ग को प्राप्त होते हैं और सामान्य जन को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। और ये विशिष्ट वर्ग सामान्य जन का जो है वो शोषण करता है। स्वाभाविक सी बात, क्योंकि आपको पता है विशिष्ट वर्ग में आते कौन लोग हैं? इसमें वो लोग आते हैं जो राजनेता हैं, इसमें वो लोग आते हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इसमें वो लोग आते हैं जो वकील हैं, जो डॉक्टर हैं, जितने भी जो उच्च कुलीन वर्ग हैं वो सारे के सारे विशिष्ट वर्ग में आते हैं। और सारी शक्ति सामाजिक रूप से अगर हम प्रतिष्ठा देखें, आर्थिक रूप से देखें, राजनीतिक रूप से देखें, हर रूप में इनके पास में शक्ति होती है और इसी शक्ति के बल पर ये सामान्य जन पर शासन करने का प्रयास करते हैं और समाज में इनकी विशेष हैसियत होती है और सामान्य जन जो है उसके पास में वो सारे अधिकार नहीं होते। इस सिद्धांत को नाम दिया जाता है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, क्योंकि ये विशिष्ट वर्ग के पास में सारे अधिकार निहित मानता है। इस सिद्धांत को देने का श्रेय जो है वो समर्थक जो विचारक हैं उनमें तीन विचारकों के नाम आपको याद रखने हैं। एक विचारक है पैरेटो, दूसरे हैं मोस्का और तीसरे हैं मिचेल्स।
ये 3 विचार के नाम आपको याद रखने हैं विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के समर्थकों में। पहला पेरेटो, दूसरा मॉस्का और तीसरे मिचेल्स। तो ये सिद्धांत कहलाता है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। दोनों में अंतर इतना है कि वर्ग का सिद्धांत ये कहता है कि जो पूंजीपति वर्ग होता है उसका आर्थिक शक्ति होती है, जबकि विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ये कहता है कि विशिष्ट वर्ग के पास सारी शक्तियां नहीं होती हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, और इस आधार पर समाज का 2 भागों में विभाजन करता है। और विशिष्ट वर्ग जो है इसमें आने वाले कुछ ही लोग होते हैं जो राजनेता, उद्योगपति, बड़े बड़े वकील, डॉक्टर आते हैं और इनका संपूर्ण संसाधनों पर, संपूर्ण समाज पर अधिकार होता है। इस विचारधारा के समर्थक विद्वान पेरेटो, मॉस्का और मिचेल्स। तो ये शक्ति की संरचना में दूसरा सिद्धांत है जिसे हमने नाम दिया था विशिष्ट वर्गीय। अब हम चर्चा करेंगे राजनीतिक विज्ञान की शक्ति की संरचना में तीसरे सिद्धांत को, जिसे नाम दिया जाता है नारीवादी सिद्धांत। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है नारीवादी। ये सिद्धांत ये कहता है कि समाज में पितृसत्ता, आप जानते हैं समाज, आज का भी हमारा समाज और पिछला जो समाज था उसमें पिता परिवार का मुख्य होता था, यानी पिता से मतलब पुरुष, और महिलाओं को जो है अधिकार नहीं थे, महिलाएं घर की 4 दीवारी में रहकर के कार्य करती थी। तो ये नारीवादी सिद्धांत इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप जन्म लेता है। इस सिद्धांत की मानना है कि समाज में नारियों के अधिकारों की बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये नारियों के अधिकारों की वकालत करता है, ये इस सत्तात्मक सत्ता को समाप्त करना चाहता है और चाहता है कि समाज में सारे अधिकार इसको प्राप्त हो, महिलाओं को प्राप्त हो, नारी से मतलब महिलाओं को प्राप्त हो, महिलाओं को सारे अधिकार प्राप्त हो। तो ये यानी समाज में शक्ति का जो केंद्र बिंदु है वो महिलाओं के पास में होना चाहिए और महिलाओं की समाज में भागीदारी बढ़नी चाहिए। आज आपको पता है बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे उदाहरण आपको दिखाई देंगे, महिलाओं की राजनीति में बढ़ती हुई निरंतर भागीदारी। इसके अलावा आप सरकारी नौकरियों में देखें, महिलाओं की निरंतर बढ़ती हुई भागीदारी ये सिद्ध करती है कि नारीवादी सिद्धांत जो है वो महिला अधिकारों की वकालत करता है और आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है। चौथा जो सिद्धांत आता है उसे हम नाम दे रहे हैं बहुलवादी सिद्धांत। देखिए बहुलवादी, बहुल शब्द होता है बहुत सारे, तो ये सिद्धांत ये कहता है कि समाज में जो शक्ति है वो केवल कुछ वर्ग या कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज में शक्ति का विभाजन होना चाहिए। और समाज में शक्ति का विभाजन विभिन्न वर्गों और विभिन्न समूहों के मध्य शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। समाज में विभिन्न वर्ग और विभिन्न समूहों के मध्य शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। ये कौन से सिद्धांत की विशेषता है? ये बहुलवादी सिद्धांत की विशेषता है। बहुलवाद मतलब समाज में बहुत सारे वर्ग हैं, बहुत सारे समूह हैं और इन सभी समूह और वर्गों के मध्य में शक्ति का बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि इन वर्गों के मध्य में आपस में क्या चलती रहती है? प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। आपस में विभिन्न वर्गों के मध्य प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, सौदेबाजी चलती रहती है। इसलिए ये कहते हैं कि शक्ति का बंटवारा समाज के भिन्न भिन्न समूह और वर्गों में होना चाहिए। इसलिए इस सिद्धांत को नाम दिया जाता है बहुलवादी सिद्धांत। तो इस तरीके से हमने शक्ति की संरचना में इन 4 सिद्धांतों का एक्सप्लेन किया था। वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, और इसी के साथ आपके चैप्टर का जो शक्ति कॉन्सेप्ट है, पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ समाप्त हो जाता है। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे सत्ता, वैधता और इन तीनों के आपसी अंतर संबंध, यानी शक्ति, सत्ता और वैधता के अंतर संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।